देश और प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 दिसंबर को गोरखपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं एम्स गोरखपुर, खाद कारखाना और ICMR के रीजनल सेंटर का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और मानव जात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। और दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। वैक्सीनेशन की रफ्तार में आई तेजी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वो जीवन भर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे। आजादी के बाद उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई जब उन्हें राष्ट्र के संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। आज पूरा देश बाबा साहब को नमन कर रहा है। संसद भवन परिसर में आज बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके प्रदेश के अनेक स्थानों पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बाबा साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। उन्होंने आज ही के दिन 1956 में अंतिम सांस ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने मुख्यमंत्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा की ओर से प्रतीक चिन्ह के रूप में बाबा साहब की मूर्ति भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही सही मायने में समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर इंटर कॉलेज मैदान में भाजपा की ओर से बाबा साहब के संकल्प और भारतीय जनता पार्टी की सिद्धि विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार संविधान के तहत काम कर रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबों, वंचितों के उत्थान के लिए काम करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की दिक्कतें दूर करने का काम किया। भाजपा ने बाबा साहब को सही सम्मान दिया है। इसी के तहत पंचतीर्थ बनाए गए हैं। इस दौरान बसपा के पूर्व जिला प्रभारी बबलू सहित सैकड़ों लोग भाजपा में शामिल हुए। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो किया है उनके बारे में बताना, कैसे शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने किन मूल मंत्रों को दिया है। उन्होंने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, इसके बाद संगठित हो, इसके बाद संघर्ष करो। ये तीनों मूल मंत्र उन्होंने इसलिए दिए थे कि यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले इन पर पढ़िए। 7 दिसंबर की तारीख उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिए ऐतिहासिक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में खाद की फैक्ट्री एम्स गोरखपुर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ICMR के रीजनल सेंटर का भी उद्घाटन। इससे पहले भी PM मोदी उत्तर प्रदेश को कई सौगातें दे चुके हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार में लगातार तेजी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 26 साल से बंद खाद फैक्ट्री एक बार फिर से उत्पादन के लिए तैयार है। इस प्लांट की क्षमता तकरीबन 13 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की है। गोरखपुर का यह खाद कारखाना राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा ही बनकर रह गया था।
लेकिन प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए यह सपना साकार हो सकेगा। उन लोगों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए कि अब यहां पर नए कारखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण न केवल अन्नदाता किसान प्रभावित हुआ था, बल्कि सामान्य नागरिकों के जीवन पर असर पड़ा। गोरखपुर के विकास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर विपरीत असर पड़ा। रोजगार और नौकरी की संभावनाओं पर विराम लगा। तकरीबन 600 एकड़ में फैला ये खाद कारखाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये कारखाना 8,600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यूरिया का उत्पादन यहां से होगा। इसी प्रकार से यह खाद कारखाना केवल यहां पर किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन उपलब्ध कराने में, बल्कि ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। गोरखपुर एम्स भी जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तकरीबन 1,000 करोड़ की लागत से गोरखपुर का एम्स तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में एम्स का भी शुभारंभ करेंगे। एम्स गोरखपुर से पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ की ड्रेनेज पॉपुलेशन जो है वो बिहार से आती है, नेपाल से आती है और लोकल गोरखपुर के सारे जिलों से आती है। तो तकरीबन अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से तो 1 से 2,500 की डेली ओपीडी होती है हमारी, और पीक सीजन में 5,000 तक चली जाती है। हम एम्स की टीम की तरफ से आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में भी हम पूरी तरह से सक्षम रहेंगे और बहुत कोशिश करेंगे कि हम यहाँ की जनता को स्वास्थ्य से संबंधित सारे लाभ दें। गोरखपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईसीएमआर के क्षेत्रीय सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। तकरीबन 36 करोड़ की क्षमता से बना यह सेंटर गंभीर रोगों की जांच के मामले में विश्व स्तर का होगा। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है पूर्वांचल के लिए, और निश्चित रूप से इसके लिए पूरा पूर्वांचल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रति कृतज्ञ है। और एक क्षेत्र के लिए, खेती के लिए तो अपनी बात है, लेकिन रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा साधन इस क्षेत्र में उत्पन्न होगा। फर्टिलाइजर खुल जाने से अब हर किसान को बड़े ही आसानी के तरीके से ये खाद मिलती रहेगी। अब पूरे देश को यहाँ से भेजा जाएगा। बहुत दिन से प्रतीक्षित था जब कि यहाँ से लोग भाग के लखनऊ, दिल्ली जाते थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कम पैसे में अपना बढ़िया से बढ़िया इलाज करा सकता है। एम्स का और फर्टिलाइजर के यहाँ शुभारंभ होने से पूरे पूर्वांचल में एक हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। बहुत सालों से बंद कारखाना पुनः चल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इतनी सुधि ली। कितने बेरोजगार थे जिन्हें रोजगार मिलेगा, और एम्स भी उद्घाटन हो रहा है साथ साथ में, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी था। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद कारखाने और एम्स का उद्घाटन 7 दिसंबर को किया जाएगा। इस्पात कारखाने और इसके शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। किसानों को किफायती दामों पर खाद मिल सकेगी। इस खाद कारखाने से नीम कोटेड यूरिया सस्ते दर पर उपलब्ध होगी, जिससे उनकी उपज और आय बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एम्स में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अपने गोरखपुर में खाद कारखाने का उद्घाटन हो रहा है 7 तारीख को। उससे फायदा तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ के लोकल किसानों को, आसपास के किसानों को, पूर्वांचल के किसानों को सही रेट से और समय पे यूरिया की जो क्राइसिस चल रही है वो समय से मिलेगा और रेट से मिलेगा। ब्लैक मार्केटिंग का चक्कर नहीं रहेगा। और इसकी क्वालिटी भी एशिया में सबसे ऊंचा टावर है इसका, और इसकी क्वालिटी भी हर कंपनियों से बढ़िया है, सुपीरियर क्वालिटी का है। विकास तो होगा ही, लोगों को फायदा भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा समय से, और छोटे मोटे लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा। ये तो फायदा होगा गोरखपुर का। मोदी जी और योगी जी का अथक प्रयास के बाद आज FCI खुल पाया, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत फायदा होगा। हालांकि इससे लोकल लोगों को नहीं बल्कि पूर्वांचल की केंद्र बिंदु बनेगी, जिससे लोगों को खाद पाने में किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शुभारंभ किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में उप स्वास्थ्य केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कोई भी योजनाएं सुदूर क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाती हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं और मानवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का भी लोकार्पण किया। उन्होंने मातृ स्वास्थ्य और टीकाकरण सेवाओं में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली ANM को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को और उसमें बेहतर सुधार को लेकर के जिस अभियान का हिस्सा बना रहा है उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। आजादी के बाद 72-74 वर्ष लगे 20,000 सब सेंटर खोलने में, और आज प्रदेश सरकार एक साथ 5,000 केंद्र अतिरिक्त खोल रही है। यह एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने की दिशा से एक बड़ा अभियान है। मैं इसके लिए उन सभी केंद्रों से जुड़ी हुई उस जनता जनार्दन को जिनको ये सुविधाएं प्राप्त होंगी, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के अंदर हमारी टीम ने जो बेहतरीन कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, सचमुच उसके लिए हेल्थ वर्कर्स और खासतौर पर जो हमारी ANM हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, इन सब ने जो बेहतरीन कार्य किया है, मैं उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने, नीति आयोग ने विभिन्न राज्यों के डाटा जारी किए हैं जो हेल्थ के सेक्टर में राज्यों ने क्या उपलब्धि हासिल की है। उसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन विगत 4-5 वर्षों के अंदर किया है। संस्थागत प्रसव हो, उत्तर प्रदेश ने बहुत लंबी छलांग इसमें लगाई है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करने में काफी हद तक उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच रविवार को दिल्ली में 1, महाराष्ट्र में 7 और राजस्थान में 9 ओमिक्रॉन मामले आने के बाद देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 21 मामलों का पता चला है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार और ज्यादा सजग नजर आ रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में काफी तेजी आ गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, PHC और CHC में 74,000 से अधिक बेड बढ़ाए जाएं। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्श समिति ने ओमिक्रॉन से जुड़े पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है और इसी को आधार बनाकर मुख्यमंत्री ने नई रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि महामारी से बचाव के लिए समिति की रिपोर्ट के बिंदुओं पर गंभीरता से काम किया जाए। टीकाकरण, सर्विलांस, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर प्रशासन सभी स्थानों पर जोर दे। लखनऊ में 1913 में स्थापित हुए कालीचरण PG कॉलेज का आज स्थापना दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज की मैगजीन का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत इस कॉलेज में रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़ी हर जरूरतों को सरकार पूरा करेगी और प्रदेश को शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ने में और भी मदद की जाएगी। कालीचरण डिग्री कॉलेज या PG कॉलेज हम कहें, पूरे उत्तर प्रदेश में की प्रतिष्ठा स्थापित कर चुका है। और इस विद्यालय का अगर हम देखें तो क्रमबद्ध रूप में
जो विकास की गाथा है वो बहुत पुरानी है। 1906 में एक प्राइमरी पाठशाला के रूप में शुरू हुआ। 1913 में हाई स्कूल और इंटर के रूप में ये विद्यालय प्रारंभ हुआ। संभवतः 1973 में ये डिग्री कॉलेज के रूप में आगे बढ़ा और इसकी जो चलने वाली ये यात्रा है आज ये पीजी कॉलेज के रूप में है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयकर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आज लखनऊ में 2035 किलोमीटर लंबी साइक्लोथॉन का आयोजन शुरू हुआ। देश के प्रधान आयकर आयुक्त आशीष वर्मा ने बताया कि साइक्लोथॉन 28 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न शहरों से होते हुए वापस लखनऊ में आकर संपन्न होगा। साइक्लोथॉन का नेतृत्व बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर नीरज प्रजापति, IRS लियाकत अली और वाराणसी के साइक्लिस्ट उत्कर्ष वर्मा कर रहे हैं। रैली का मकसद देश के नागरिकों को टैक्स देने के फायदे बताना और उन्हें ईमानदारी से टैक्स भरने के लिए प्रेरित करना है। ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, उसी श्रृंखला में हम लोगों ने ये साइक्लोथॉन आयोजित किया, क्योंकि इनकम टैक्स की जो एडवांस टैक्स पे करने की ये 3rd इंस्टॉलमेंट की डेट आ रही है 15 दिसंबर। तो मैं चाहता था कि इसका अवेयरनेस हमारे रीजन में सबके यहाँ पहुँचे कि उनको टैक्स क्यों देना चाहिए। इनकम टैक्स देना सबका दायित्व है। जो भी टैक्सेबल इनकम के श्रेणी में आता है उसको अपना इनकम टैक्स ईमानदारी के साथ सही टैक्स पे करना चाहिए। तो हमारी जो साइक्लोथॉन की टीम है ये मेरे रीजन में हर शहर में जाएगी और ये आज से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक ख़त्म होगा और सब जगह जाकर ये संदेश फैलाएंगे कि सभी नागरिक को अगर उनका टैक्सेबल स्लैब में इनकम आता है तो वो ज़रूर टैक्स दें। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर पूरे भारत में विजय मशाल को ले जाया जा रहा है। स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा के रविवार को मथुरा पहुंचने पर सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों ने भव्य स्वागत किया। विजय मशाल 7 दिनों तक मथुरा में रहेगी। उक्त स्वर्णिम विजय मशाल आगामी 16 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर संपन्न होगी। ये विजय मशाल गत 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा रवाना किए गए 4 स्वर्णिम विजय मशालों में से एक है। वाराणसी में आजादी के अमृत महोत्सव पर लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मलदहिया में लगाई गई 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी कल संपन्न हो गई। विद्यार्थियों और युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने आकर इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में विस्तार से जाना और गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारियां लोगों को मिली। ये चित्रों के माध्यम से जो स्वतंत्रता आंदोलन के घटनाक्रम प्रदर्शित किए गए हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाए गए हैं, उनके संघर्ष की गाथाओं को संक्षिप्त रूप में उसमें जो दर्शाया गया है, अंकित किया गया है, उसे विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रहण किए हैं, जो उनके ज्ञान में एक वृद्धि की है। इसके साथ साथ यहाँ मनोरंजन के कार्यक्रम हुए हैं, जादू का कार्यक्रम हुआ है, गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ है, प्रश्नोत्तरी हुई है। भारत सरकार की लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे सुकन्या योजना हो, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए समृद्ध किसान योजना हो, सभी योजनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के जो उत्तर मिले हैं
जिन्हें नहीं जानकारी थी उन्हें भी उन योजनाओं की जानकारी हुई है। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इस प्रदर्शनी से हमें यही फायदा मिलता है कि जो भी हमारे देश के बच्चे हैं, युवा हैं, जो भी हमारे पहले के स्वतंत्रता संग्राम में रह चुके हैं, जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ऐसे अमृत महोत्सव को हमारे यहाँ हमेशा लगाना चाहिए। तो आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव चल रहा है, पूरे 1 साल के लिए मनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा मतलब हमें योगदान देने के लिए इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 का जो दिया गया है, यदि उसको हम पूर्णता से निभा सकते हैं और अगर निभा लें तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपनी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनका मूलभूत जो पक्ष रहा है वो हमें आर्टिकल 51 के ए में कुछ न कुछ नज़र आता है। कुछ न कुछ क्या, लगभग 80 to 90% तक हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने भारत के लिए कुछ दे सकते हैं। कानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास भारत सरकार स्मृति ईरानी ने नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए विद्यालय के धर्म और मानवता का मार्ग प्रशस्त करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय का नाम भी भारत के शीर्ष विद्यालयों में आए, ऐसी उनकी मनोकामना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विद्यालय द्वारा समाज के कितने ही लोगों को संस्कारों से समृद्ध किया गया है। जो विद्यालय बच्चों के लिए धर्म और मानवता का मार्ग प्रशस्त करता है, मंच से ये कहना उचित होगा कि मैं अभिभूत हूं। कानपुर ने भारत के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में इंगित किया है, लेकिन भारत में आज उन सभी उन्नत स्कूलों में से एक विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय, ये नाम भी उस फहरिस्त में आए, इस मनोकामना को आज आप सबके सामने, देश के सामने घोषित करें। वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर कल ललितपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तालबेहट के राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में भारत रत्न से विभूषित राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने आयोजित समारोह में प्रतिभावान बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने हमारे सामने एक रोल मॉडल के रूप में एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार में 31 मेडिकल कॉलेज देने का बड़ा काम किया है। पत्रकारों द्वारा ओमिक्रॉन वायरस की तैयारी पर उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन WHO के रिसर्च के अनुसार बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 14 मेडिकल कॉलेज दूसरे चरण में स्वीकृत हुए थे। जब आजादी से लेकर और 2016 तक मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। 12 बताते हुए खुशी है, 31 मेडिकल कॉलेज माननीय योगी जी की सरकार ने 7 मेडिकल कॉलेज का संचालन किया। 9 मेडिकल कॉलेज अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किए और 14 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास लगातार चल रहा है। 6 का हो चुका, 8 का इसी महीने हो रहा है और उनका निर्माण प्रारंभ हो गया। ये किसकी देन है? ये देन है आपके वोटर। जो आपने वोट दिया उसी का ये प्रतिफल है कि माननीय मोदी जी और योगी जी सत्ता में बैठे। आपके वोट की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल होने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरी तरीके से अक्षरशः निभाने के लिए दोनों लोग प्राणपण से जुटे हुए हैं। उनका अपना कोई निजी एजेंडा नहीं है। सुबह से शाम तक केवल एक ही एजेंडा है कि हिंदुस्तान के आम आदमी को उसकी आमदनी कैसे बेहतर हो और आम लोगों की सुविधाएं कैसे बढ़े। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय की अमृत महोत्सव यात्रा कन्नौज पहुंची।
इस मौके पर मंत्रालय की टीम ने सुगंध एवं सरस विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे अगरबत्ती उद्योग, इत्र प्रोसेसिंग, सुगंधित और औषधीय पौधों के निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। टीम ने प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने बताया कि वो जौनपुर जिले से आई हैं और कन्नौज के सुगंध और सरस विभाग में सुगंधीय औषधि, इत्र प्रोसेसिंग और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लेने आई हैं। यहां से प्रशिक्षण लेकर वो अपने गांव में जाएंगी, इसकी खेती कर आत्मनिर्भर बनेंगी। साथ ही गांव की अन्य महिलाओं को भी सिखाकर उनको भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जागरूक मंत्रालय द्वारा आयोजित है। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार के करीब करीब सभी मंत्रालय और विभाग कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। हमारे एमएसएमई मंत्रालय ने लीग से अलग हटकर प्रचार प्रसार के लिए ये रास्ता अपनाया है। और इस राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान में जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल हो रही है उसमें यह है कि जनता के साथ, नागरिक के साथ और एमएसएमई से फ़ायदा उठाने वाले लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं मेरे उम्र के यूथ को जाके ये बताऊं कि आप लोग दो अवसर लेके चलते हैं कि या तो हम सरकारी नौकरी करेंगे या थोड़े दिनों के बाद सरकारी में सक्सेस नहीं हुए तो प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जनसंख्या का दौर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इससे क्या हो रहा है कि बहुत चुनिंदे लोग ही हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल पाती है और उसके बाद के जो बच जाते हैं वो मजबूरी में 10-15 हज़ार की नौकरी करके अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो मेरा उनको ये संदेश है कि आप इस मंत्रालय को समझिए जिसका नाम है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, आप इस मंत्रालय को समझेंगे तब इसकी योजनाओं को समझ पाएंगे और इसमें पीएमईजीपी जो सबसे कम पैसे का लोन देती है कि आप अपना छोटा सा स्टार्टअप कर सके, सूक्ष्म स्टार्टअप कर सके। मैं महिला मेड सुपरवाइजर हूं और मैं अपने जौनपुर जनपद से आई हूं। मैं सोच रही हूं कि यहाँ इत्र और जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले रही हूं मैं इसका रोजगार वहां जाके फैलाऊं, भारी से भारी महिलाओं को सिखाऊं और उनको आगे बढ़ाऊं। जो नारी में जो शक्ति है वो अपने आप को पहचाने, अपना रूप दर्शन करे। जनपद बलरामपुर में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत सरकारी धान क्रय केंद्र पर धान खरीदी में तेजी देखी जा रही है। जिले में प्रशासन की तेजी से एक माह के अंदर लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 30% से अधिक खरीद अब तक हो चुकी है। जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति द्वारा भी धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जनपद में सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य 1940 रुपए मिलने से किसान भी उत्साहित हैं। जिले में 36 क्रय केंद्र बनाए गए हैं जहां 20,900 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 6,300 मीट्रिक टन धान खरीद अब तक हो चुकी है। समय से किसानों को भुगतान भी मिल रहा है। पहले जनपद में 36 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में दूरी और उत्पादकता को देखते हुए क्षेत्र वाइज 36 क्रय केंद्र के माध्यम से अभी तक 6300 MT की धान खरीद की जा चुकी है। जो लक्ष्य का हमारा लक्ष्य 20,900 MT है उसका लगभग 30% है और 1000 किसानों को अभी तक MSP का लाभ दिया जा चुका है। भुगतान PFMS के माध्यम से ऑटोमेटिक हो रहा है और लगभग 50% का पेमेंट हो गया है। किसान से एक अपील करना है कि वो अपना आधार बैंक खाते में लिंक करा लें और मैप करा लें एक NPCI से बैंक में जाके उसको मैप करा लें ताकि पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए। हमारा धान इस क्रय केंद्र पर आया है, अच्छी सुविधा है यहाँ और समय से धान तौल जाता है, किसानों को समय से पैसा भी यहाँ मिल जाता है। इस केंद्र पर हम लोगों की बड़ी आस्था है, हम लोग यहीं पर धान लाते हैं। हम लोग धान लाते हैं, हमारा समय से नंबर जब रहता है तो बिक जाता है और बिकने के बाद पैसा हमको मिल जाता है। संतुष्ट हैं हम बहुत सरकार से, बहुत अच्छी तरह से सुविधा है, कोई परेशानी नहीं पड़ती है। नंबर हमारा लोग का लगा रहता है, उसी समय से हम लोग लाते हैं और तौल जाता है। देश और प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 दिसंबर को गोरखपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं एम्स गोरखपुर, खाद कारखाना और ICMR के रीजनल सेंटर का करेंगे उद्घाटन।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और मानव जांच ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। और दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। वैक्सीनेशन की रफ्तार में आई तेजी।